नमस्ते। ये तीसरा पॉडकास्ट है जब से ये शुरू किया है सिलसिला। और आज जो इसको मैंने नाम दिया है, क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं, असल में हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को याद होगा, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के पहले वॉल्यूम का शीर्षक है। ये 1969 या 70 में छपी थी और बहुत सारे लोग जो उस तरह साहित्य में दिलचस्पी ना रखते हों वो भी शायद बच्चन जी की कविताओं से वाकिफ़ होंगे, क्योंकि बच्चन जी की बहुत प्रसिद्ध जो कविता है मधुशाला, उसके कई हिस्से उनके पुत्र अमिताभ बच्चन ने पढ़े हैं। तो आपने बच्चन जी को स्वयं पढ़ा हो ना पढ़ा हो, मुझे उम्मीद है कि आपने उनके बेटे अमिताभ बच्चन द्वारा पढ़ी गई, सस्वर पाठ की गई मधुशाला के हिस्से ज़रूर सुने होंगे। खैर, मैं बच्चन जी के बारे में बात करने नहीं जा रहा हूँ और ना उनकी किताब के बारे में, लेकिन इस किताब का नाम मुझे इसलिए याद आया कि आजकल आप देखें अगर सारी दुनिया में और अपने निजी जीवन में कहीं भी, तो बहुत सारी चीज़ें इतिहास के कारण हो रही हैं, मेमोरीज के कारण हो रही हैं, यादों के कारण। ये जो पश्चिमी एशिया में चल रहा है, इतने अब तो साल भर से ऊपर हो गया, इसके पीछे मेमोरीज का झगड़ा है। वो ज़मीन यहूदियों की है, यहूदी वहाँ आधुनिक काल में लाए गए, पहले वहाँ से हटे थे, प्रॉमिस्ड लैंड है, उसको लेकर के कुछ दूसरी व्याख्याएं, और उनको लेकर के सारे झगड़े का एक बड़ा ऐतिहासिक कारण वो मेमोरीज है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, आप देखें कि ये सवाल, कोई भी नाम कुछ हो, शीर्षक कुछ भी हो, लेकिन किसी भी ऑटोबायोग्राफी का या किसी भी बायोग्राफी का ये बुनियादी सवाल होता है। आप अपनी आत्मकथा लिखने बैठें तो आप तय करेंगे कि किस चीज़ को लिखना है, किसको नहीं लिखना है, कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है कि उसको याद किया जाए, कौन सी छोड़ दी जाए। किसी की बायोग्राफी आप लिखें, किसी नेता की, कलाकार की, लेखक की, तो वहाँ भी ये सवाल उठेगा कि भाई इसके बारे में क्या क्या चीज़ें लिखें, क्या ना लिखें। और अगर आप अपने खुद के बारे में सोचें तो आप भले ही अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखना चाहें ना चाहें कागज़ पर, लेकिन एक तरह से हम में से हर एक रोज़ अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है, उसमें कुछ जोड़ता है। आपकी उम्र चाहे 70 साल हो, चाहे 27 साल हो, चाहे 17 साल हो, आपके पास मेमोरीज होती हैं। उन मेमोरीज का आप क्या करने जा रहे हैं, उनको कैसे बरतने जा रहे हैं, असली सवाल ये है। मेमोरीज केवल पर्सनल और इंडिविजुअल नहीं होती, वो कलेक्टिव भी होती है। और असल में जो हमारे जीवन में बहुत सारे तनाव होते हैं, हमारे समाजों में जो बहुत सारी अच्छी और बुरी बातें होती हैं, उनका संबंध कलेक्टिव मेमोरी से होता है, सामूहिक स्मृति से, कल्चरल, रिलीजियस, नेशनल। अब सवाल ये है कि इनमें से कौन सी मेमोरी हमें प्रिजर्व करनी है, कौन सी हमें भूल जानी है। क्योंकि भगवान ने, प्रकृति ने हमें अगर याद रखने की सामर्थ्य दी है तो उससे कहीं ज़्यादा भूलने की सामर्थ्य दी है। अगर आप कल्पना कीजिए ऐसे व्यक्ति की जो कुछ भी ना भूलता हो, जो चाह कर के भी चीज़ें ना भूल पाए, उसका दिमाग एक तूफान में फंस जाएगा। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें रोज़ होती हैं कि आपको भूलना ही होता है। यानी एक तरह से कहिए कि आपके हार्ड डिस्क में, दिमाग के हार्ड डिस्क में व्यवस्था है कि कौन सी चीज़ बचेगी, कौन सी चली जाएगी। उसको थोड़ा सा अपने ढंग से, अपनी इच्छा या अपने इंटरवेंशन से मैनेज करना, दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। इन फैक्ट यू कैन से दैट इज द वे, वन ऑफ द क्वेश्चंस यू हैव टू लिव योर लाइफ। क्या भूलूं क्या याद करूं। आप क्या भूलते हैं, क्या याद करते हैं, ये इस पर डिपेंड करेगा बहुत बड़ी हद तक कि आप अपना, अपने आसपास का, परिवार का, समाज का फ्यूचर कैसा चाहते हैं। बहुत मैंने आपसे
पिछली बार या उससे पिछली बार कहा था कि हम जब इस तरह की बातें करते हैं जिनका संबंध समाज से या हमारे व्यापक सरोकारों से है, ऐसी बातें करते समय अगर हम अपने रोज़मर्रा के एक्सपीरियंसेस को याद रखें तो चीज़ें बड़ी आसान हो सकती हैं। जैसे पति पत्नी, भाई बहन, माँ बेटा, बाप बेटा, दोस्त, हर संबंध में कुछ कड़वे पल आते हैं, हर संबंध में झगड़े होते हैं, कई बार बड़े तीखे झगड़े होते हैं और उसके साथ कुछ बड़े मीठे पल भी आते हैं, कुछ बहुत खूबसूरत पल भी आते हैं। अब अगर किसी संबंध को आप चलाए रखना चाहते हैं तो आप खुद सोचिए कि उनमें से किन किन को आप याद रखना चाहेंगे, किन किन को भूलना चाहेंगे। अगर आप उन चीज़ों को खास करके याद रखें, कोशिश करके याद रखें, जो कड़वी बातें आपके स्पाउस ने आपसे कभी कहीं 6 महीने पहले, साल भर पहले या कल, तो फिर आपका जीवन थोड़ा सा डिस्टर्ब तो रहेगा। अगर आप केवल वो डांटें याद रखें जो आपकी माँ ने आपको लगाई, तो आपकी माँ के साथ आपके संबंध बहुत सामान्य तो नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में ये बात देखते हैं कि जिन संबंधों को हम बचाना चाहते हैं, जिनकी हमारे मन में कुछ वक़्त है, उनके बारे में हमारा रवैया कुछ और होता है और जिन संबंधों को हम तोड़ना चाहते हैं उनके बारे में हमारा रवैया कुछ और होता है। तो ये हमें तय करना होगा। इसी तरह की कलेक्टिव मेमोरीज के लेवल पर आप क्या याद करना चाहते हैं और कहाँ तक याद करना चाहते हैं, और केवल वो कड़वाहटें याद करना चाहते हैं, केवल वो झगड़े याद करना चाहते हैं जो आपकी जो कल्चरल या रिलीजियस आइडेंटिटी है उसने अतीत में झेले हैं, हिंदुओं और मुसलमानों के तौर पर, जातियों के तौर पर, नस्लों के तौर पर, जेंडर के तौर पर बहुत सारे अत्याचार झेले गए हैं, बहुत सारे झगड़े झेले गए हैं। अब इसमें एक तो तरीका हो सकता है बदला लेने का। वो कहते हैं कि आँख के बदले आँख, तो अगर सब यही करते रहे, फिलोसफिकली सोचें, तो फिर दुनिया में सभी के अंधे होने के अलावा कुछ रास्ता नहीं बचेगा। तो एक तो तरीका हो सकता है बदला लेने का। एक तरीका हो सकता है कि मेमोरीज को इस तरह मैनेज करने का कि आज से आगे कोई भी एक पॉइंट ऑफ टाइम ले लीजिए हिंदुस्तान के इतिहास में या दुनिया के इतिहास में, कि भाई कोशिश ये हो कि इसके बाद अन्याय ना हो और जो अन्याय हुए उनकी कुछ भरपाई हो सके, कुछ उनको मैनेज किया जा सके, कुछ उनको एक धरातल पर लाया जा सके। यह हमें तय करना है कि हम किस तरह से, और ये दुनिया के किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आप ये बात देख सकते हैं, लागू होती है। अगर आप ये तय कर लें कि चूँकि ये ज़मीन इजराइल को अता की गई यहूदियों को और यहाँ और कोई नहीं रह सकता, तो एक तरीका है। दूसरा हम ये तय कर लें कि हम इजराइल नाम के स्टेट को, इजराइल नाम की कम्युनिटी को बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ेंगे, तो जो हो रहा है वही होगा, और पिछले अनेकों साल से, अनेकों दशकों से यही हो रहा है। सो देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ कंप्रोमाइज, देयर हैज़ टू बी अ काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द अदर। और ये केवल इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में नहीं कह रहा हूँ मैं, ये किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सच है। केवल आप ही का जो पहलू है वो सही नहीं है, दूसरे के पहलू में भी कुछ दम हो सकती है, उसको मानना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और ये केवल डायलॉग के जरिए संभव है। महाभारत में जब पांडव वनवास काट रहे हैं तो व्यास जी आते हैं और युधिष्ठिर को एक विद्या सिखाते हैं, और उसके बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों से कहते हैं कि अब हमें कोई परास्त नहीं कर सकता, हम ये विद्या सीख गए। और वो विद्या क्या है? उस विद्या का नाम दिया गया है प्रतिस्मृति। आजकल के हिसाब से आपको लग सकता है कि काउंटर मेमोरी, वैसा नहीं है। प्रतिस्मृति वही जो मैं कह रहा हूँ, मैनेजिंग योर मेमोरीज। क्या याद रखना है, क्या नहीं याद रखना है, क्या इग्नोर कर देना है और किस बात को बनाए रखना है, चाहे वो आपके राइट्स का मामला हो, चाहे वो दूसरे के राइट्स का मामला हो। तो क्या आप रखना चाहते हैं? मैं इस पॉडकास्ट के जरिए आपको कन्वर्ट नहीं करना चाहता,
कि आप मेरे विचारों को मान लें या मैं कोई आपके सामने एजेंडा रख रहा हूँ उसको मान लें। ये जो सीरीज शुरू की है मैंने, और जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या डिसिप्लिन पर केंद्रित नहीं रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि हम लोग सचमुच, खास करके हमारे जो नौजवान दोस्त हैं, वो सेंसिटिविटी, फेथ, रैशनैलिटी, इनका जो एक परस्पर डायनेमिक्स है उसको समझें, उसको इंटरनलाइज करें और उस हिसाब से अपने भविष्य, अपने अतीत, अपने वर्तमान सब पर गौर करें। इसलिए मैं जानबूझ के कोई उदाहरण किसी कॉन्फ्लिक्ट का मैंने संकेत किया अरब इजराइल का, उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा किसी भी उसके, लेकिन मैं एक बेसिक बात आपके सामने रखना चाहता हूं और आप लोगों के विचार चाहता हूं इस पर कि क्या सचमुच बिना क्या भूलूं क्या याद करूं का फैसला किए व्यक्तिगत या सामाजिक जीवन संभव है? ये सवाल है। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि इस पॉडकास्ट में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें आएंगी, सवाल आएंगे, टीका टिप्पणी होगी, उस पर हम बात करेंगे थोड़ी बहुत। तो पिछले 2 एपिसोड्स में जो बातें कही गई और जो टीका टिप्पणी हुई उस पर मैं संक्षेप में कुछ कहना चाहता हूँ। और जो आस्थाओं और आहत भावनाओं और आस्थाओं वगैरह की बात हुई थी, उस पर हमारी बहुत आदरणीय लेखिका, हिंदी की एक बहुत ही एमिनेंट राइटर मृदुला जी ने फेसबुक पर कुछ टिप्पणी की थी और उस टिप्पणी में जो उनकी तकलीफ़ है, जो एक तरह से जिसको कहिए खीज है वर्तमान के हालत के प्रति, वो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन उनका कहना है कि मानवता जाग जाए उतना ही काफ़ी है। मेरा कहना यह है कि आस्था और विवेक के संतुलन के बिना मानवता होगी कैसे? आखिरकार मनुष्य को मनुष्य अन्य प्राणियों से अलग विवेक ही तो बनाता है। तो उसके बिना कैसे मानवता जाग जाएगी? अब इसमें सफलता मिलती है नहीं मिलती है, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है कि मेरे इन पॉडकास्ट से लोगों का कोई बड़ा भारी बदलाव लोगों के चित्त में आ जाएगा। लेकिन ये ज़रूर मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी वजह से शायद सबको नहीं तो कुछ लोगों को इन चीज़ों पर सोचने की ज़रूरत महसूस होगी कि हम किस हद तक आस्था को अपने जीवन में स्पेस दे सकते हैं और कितनी आस्था को दे सकते हैं। आस्था हमारे यहाँ कितना रोल प्ले कर सकती है। और हर चीज़ आस्था के नाम पर, फिर वही वाली बात जो हमारे एक और मित्र अनुराग जी ने उठाई है इसी में, कि अगर रैशनैलिटी को आप एकदम दरकिनार कर दें तो फिर आस्था को पॉलिटिकल टूल बनने में कितनी देर लगती है। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने साइंस की सीमाओं का भी संकेत किया है, बिल्कुल सही बात है। कार्ल पॉपर की मशहूर धारणा है कि साइंटिफिक स्टेटमेंट वही है जो फॉल्सिफाइबल हो, यानी जिसमें सिद्धांततः ये बात निहित हो कि उसे गलत ठहराया जा सकता है। आस्था को तो आप गलत सही ठहरा ही नहीं सकते, वो तो है। तो वो साइंटिफिक स्टेटमेंट बाई डेफिनेशन नहीं है। और ये भी सही है कि साइंस हर चीज़ का जवाब नहीं है, निश्चित रूप से नहीं है। लेकिन बात साइंस की नहीं, उस मेथड की है, जैसे आप कह लीजिए चाहे रैशनल मेथड, चाहे आप तार्किक ढंग से चलना कह लीजिए, चाहे आप संवेदनशील ढंग से, एक इंटीग्रेटेड होल। और उन्होंने कहा है कि अनुराग जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि साइंस भी ये दावा नहीं कर सकती कि सब कुछ जान लिया जाएगा। साइंस ये दावा करती भी नहीं है और सच ये है, इस बात पर हमें फ़ख्र होना चाहिए। मैंने अपने एक अन्य पॉडकास्ट में शायद जिक्र किया था इसका। ऋग्वेद में एक बड़ा प्रसिद्ध नासदीय सूक्त है और वो इस बात को बिल्कुल क्लियरली अंडरलाइन करता है कि ब्रह्मांड के रहस्य को पूरी तरह जानना असंभव है, थ्योरेटिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि यह अनादि है और अनंत है। और वो सूक्त कहता है कि इसका जो सर्वे सर्वा है, इसका जो अध्यक्ष है, वो भी शायद इस रहस्य को नहीं जानता। तो ये तो स्वीकार करना ही होगा
लेकिन इसके बावजूद वो खोज जारी रहती है। इसी में मानव का विवेक विकसित होता है। और इसी तरह ये स्थिति बनती है कि एक ज़माने में बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े ज्ञानियों को दास प्रथा बड़ी स्वाभाविक लगती थी। बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े विद्वानों और कलाकारों को औरत का दोयम दर्जा बड़ा स्वाभाविक लगता था। आज 21वीं सदी में ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि दुनिया भर का विवेक, दुनिया भर की परंपराओं के परस्पर संवाद से, डायलॉग से आजकल बहुत चर्चा होती है। एंड इनफैक्ट द होल वर्ल्ड is being defined and determined in terms of clash of civilizations. But if you look at human history closely, it's not only the clash. There have been tremendous dialogues between civilizations as well. And it is because of those dialogues that we have survived as a human race. केवल क्लैश होते तो न्यूक्लियर वेपन भले ही ना रहे हों, लेकिन इतना जोशो खरोश तो इंसानों में तब भी था कि एक दूसरे को खत्म कर ही देते पूरी तरह। So it's not merely clash, it's also dialogue, it's also commerce, and commerce not only of things, also of ideas, आदान प्रदान। तो इसलिए आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो प्राचीन यूनान के दार्शनिकों को, चीन के दार्शनिकों को, भारत के दार्शनिकों को बड़ी सहज लगती थी, आज हम उनको स्वीकार नहीं करते। आज साधारण मनुष्य भी दास्ता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वो उसको नेचुरल अरेंजमेंट मानने के लिए, या औरत के दूसरे दोयम दर्जे को नेचुरल अरेंजमेंट या गॉड्स विल मानने के लिए तैयार नहीं है। ये निरंतर विकास इसलिए संभव हुआ है क्योंकि हम विवेकशील प्राणी हैं। हमारे जो मित्र हैं अनिमेश, उन्होंने भावना और विवेक के संबंध की बात की है। देखिए, भावना हर हाल में बुरी चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि जब आदमी विवेक की बात कर रहा है तो वो भावना को रद्द कर रहा है या आस्था को रद्द कर रहा है, या जब आस्था और भावना की बात कर रहा है तो विवेक को रद्द कर रहा है। ऐसा नहीं होता। हम सब अपने स्वभाव में, अपने, और मैं फिर से कहूँगा कि अपने जीवन में देखिए, क्या आपका केवल जीवन में एक ही संबंध होता है? आपसे अगर कोई पूछ ले कि आपको अपनी दाईं आंख से ज़्यादा प्यार है या बाईं आंख से, तो क्या उत्तर देंगे आप? अगर कोई मजबूरी में आप हो तो फिर जब चॉइस आपके हाथ में नहीं है तो जिसके हाथ में चाकू है वही तय करेगा। लेकिन आपको तो अपनी दोनों आंखों से प्यार है ना, आपको तो अपनी दोनों आंखें चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि दाईं ज़्यादा प्यारी है या बाईं ज़्यादा प्यारी है। तो ये जो या तो ये है या तो वो, ऐसा नहीं होता। दिस और दैट नहीं होता जीवन में। ऐसे मामलों में दिस एंड दैट होता है। सवाल है संतुलन का, जिसको भगवान बुद्ध कहते थे सम्यक। सवाल है सम्यक का कि कितनी आस्था, कितना विवेक, कितनी भावना, कितना तर्क, कहाँ। और ये कोई, इसके लिए आपको कोई फॉर्मूला नहीं दे सकता। कोई व्यक्ति आपको ये नहीं बता सकता, क्योंकि कॉन्क्रीट सिचुएशन तो आपको फेस करनी है। आपने किसी फिलोसोफर को पढ़ लिया, सुन लिया, मैंने कुछ कह दिया आपसे, मैंने आपसे अभी बहुत सारी बातें कही कि क्या भूलूं, क्या याद करूं। ये तो आपको ही तय करना है कि आप क्या भूलते हैं, क्या याद करते हैं। केवल इतना आप इस बात से निकाल सकते हैं, मेरी बात से, कि थोड़ा सा आप फ्यूचर को ध्यान में रखें, और इस बात को ध्यान में रखें कि केवल आप नहीं, और भी लोग जो आपसे एकदम अलग हैं, उनका भी उतना ही हक है। वो भी जिएंगे, वो भी अपनी ट्रेडिशन, अपनी परंपरा, अपने मजहब, अपने धर्म, अकीदे से प्यार करेंगे। तो आपको कोएग्जिस्टेंस के तरीके खोजने होंगे। अब वो तरीके क्या होंगे, कैसे होंगे आपके निजी जीवन में, आपके पॉलिटिकल चॉइसेस और प्रेफरेंसेस में, वो आपको तय करना है। वो मैं नहीं बता सकता। कोई इस तरह के फॉर्मूले नहीं होते। दोस्तों, ये सारी बातें एक लेवल पर आपको बहुत एब्स्ट्रैक्ट लग सकती हैं, लेकिन अगर आप ज़रा ध्यान दें और चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करें, अपेरेंटली जो अनकनेक्टेड हैं उनको कनेक्ट करके देखें, तो इसमें से एक भी बात हवाई नहीं है। मैंने एक फ्रेज का इस्तेमाल किया था, इन्फॉर्मेशन ओबेसिटी।
मुझे एक मित्र ने और कई मित्रों ने असल में चिट्ठियाँ लिखी, फ़ोन एडिक्शन, लैक ऑफ अटेंशन स्पान, शॉर्ट अटेंशन स्पान, 5 सेकंड 10 सेकंड, ये सब क्यों हो रहा है? ये केवल संयोग से हो रहा है या धीरे धीरे आपको इसकी लत डाली जा रही है कि आप किसी चीज़ पर ठहर कर ना सोचें? आपको ट्रेन किया जा रहा है कि आप किसी चीज़ पर ठहर करके ना सोचें। तो वही वाली बात आती है जहाँ से बात शुरू हुई थी, कोई 3 सप्ताह पहले या 4 सप्ताह पहले, कि थोड़ा ठहर जाओ और उसके बाद स्मृति पर ध्यान दो, आगे के लिए सोचें हम सब। अब इस समय जो स्थिति है आप सोचिए, यानी सोशल मीडिया देख के अजीब लगता है। कुछ लोग बड़े प्रसन्न हैं कि ईरान की हालत ख़राब हो रही है, कुछ लोग बड़े प्रसन्न हैं कि इजराइल की हालत ख़राब हो रही है। हकीकत दोनों में से किसी को नहीं पता, सच ही है, लेकिन आप सोशल मीडिया देखिए तो दोनों तरफ से जो है वो डंका बजाते लोग आपको दिख जाएंगे। आई एम रियली कंसर्न कि लोग रियलाइज कर रहे हैं कि स्थिति, वो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ तक पहुँच गया है और क्या उसमें हो सकता है, और उसके असर क्या केवल हाइफा और तेहरान तक सीमित रहेंगे। और मैं फिर से कहूँ कि मूल सवाल ये है कि क्या दोनों में से एक ही रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दिस और दैट नहीं चलता, दिस एंड दैट। यू हैव टू लुक फॉर सम वे ऑफ एग्जिस्टिंग पीसफुली टुगेदर। यू हैव टू लुक फॉर समथिंग सम्यक, और सम्यक केवल व्यक्तिगत जीवन में नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी। क्या भूलूं, क्या याद करूं का अगर कोई सबक है तो वो यही है कि जिससे सम्यक सद है वो याद रखो, और जो सम्यक के मार्ग में बाधक हो, जो इस तरह के बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव की खोज में हिंड्रेंस साबित हो, उसे भूलने की कोशिश करो। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर 2 सप्ताह बाद भेंट होगी। इस बीच आप लोगों के कमेंट्स की मुझे फिर से प्रतीक्षा रहेगी, और जैसा आपने देखा, मैंने कुछ कमेंट्स पर रेस्पॉन्ड किया, उस तरह आगे भी करूँगा। बहुत आभार आपका, शुक्रिया।